Today we'll discuss osmotic pressure as a colligative property. In the last video, we described what is osmosis. Today, what is osmotic pressure? Osmotic pressure may be defined as the external pressure which is just sufficient to prevent osmosis. I prepared a diagram to explain this definition. It is known as Barclay-Hartley methods to determine the osmotic pressure. This container in which the outer chambers are filled with solution and in the central compartment it is having a pure solvent and are separated by using a semi-permeable membrane. This is the semi-permeable membrane which allows the solvent particles to pass through from lower concentration, that is pure solvent, to higher concentration, that is solution. Now, if we exert pressure from the central compartment, if we apply pressure, and the external pressure which is applied can be measured by using a pressure gauge. Now the pressure which is just sufficient to keep the balance, to keep the level of the solvent up to the mark is known as osmotic pressure. यानी वह प्रेशर जो ओस्मोसिस को रोकने में जस्ट सफिशिएंट है, उसके लेवल को, सॉल्वेंट के लेवल को चेंज नहीं होने देता। हम यहाँ से सॉल्वेंट ऐड किया है, तो यहाँ से जब हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो इस कैपिलरी के अंदर उसका लेवल राइज करता हुआ दिखाई देगा। एक बार जब ये दोनों का लेवल बराबर आ जाएगा, हम सॉल्वेंट डालना बंद कर देंगे। लेकिन अब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन के थ्रू जाना चाहेंगे। ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज देयर, लेकिन इस प्रोसेस को हमने रोकना है, जाने नहीं देना, क्योंकि अगर ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन की तरफ चले गए तो वो लेवल डिक्रीज हो जाएगा। उस लेवल को हमने मेंटेन रखना है बाय अप्लाइंग द प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। और मेरा बाहर से लगाया गया प्रेशर जब बराबर हो जाएगा ओस्मोसिस के प्रेशर के, तो वो लेवल वही मेंटेन हो जाएगा। तब मैं कह सकता हूँ कि ओस्मोसिस के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा था वो मैंने बैलेंस कर दिया एक्सटर्नल प्रेशर से, तो मेरा जो एक्सटर्नल प्रेशर है वही बराबर हो गया ना ऑस्मोटिक प्रेशर के। दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर मे बी डिफाइंड एज द प्रेशर विच इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ, what are the different applications of osmosis? These are very important questions and generally asked in your board exam. Freshwater fish cannot survive in the sea water. जब नदी का पानी जाकर के लास्टली फाइनली आपको पता है समुद्र में सी वाटर के अंदर मिलता है, लेकिन फ्रेश वाटर के अंदर जो फिश पाई जाती हैं वो ओशियन वाटर में जाकर सरवाइव नहीं कर पाती। उसका रीज़न क्या है? आप जानते हैं फ्रेश वाटर के अंदर उतना साल्ट की कंसंट्रेशन नहीं होती, लेकिन जब वो पानी जाकर के समुद्र में मिल जाएगा, समुद्र में आप जानते हैं एक्सेस ऑफ साल्ट्स आर देयर, वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो वो जो फिश है जो कि नदी के पानी में थी, और जब वो अपने आप को समुद्र में जाकर के गिरता हुआ पाएगी, तो वहाँ क्या होगा? उस मछली के चारों तरफ जो पानी है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मछली के शरीर के अंदर से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा और वो मछली मर जाएगी ड्यू टू डिहाइड्रेशन। तो फ्रेश वाटर फिश के स्पीसीज अलग होती हैं और मैरीन वाटर जो समुद्र का पानी है, साल्टी वाटर है, वहाँ की जो स्पीसीज हैं फिश की वो अलग हैं। फ्रेश वाटर fish cannot survive in the sea water because there is a lot of difference in the concentration of salt in fresh water. फ्रेश वाटर जो मैं बोल रहा हूँ तो नदी का पानी है, और मैरीन वाटर जो है वो साल्टी वाटर है, सी वाटर है, उनकी कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा अंतर है।
दैट्स वाई फ्रेश वाटर फिश कैन नॉट सर्वाइव इन द ओशियन वाटर। एक्सोओस्मोसिस, उसके शरीर से पानी बाहर आएगा, मछली के शरीर से पानी बाहर आएगा और वो डिहाइड्रेशन की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सेकंड, आइकोटिड गार्गल्स। जब गले में इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि नमक, थोड़ा हल्का ल्यूक वार्म वाटर लेकर के उसमें थोड़ा नमक डालिएगा और उसके गार्गल्स करिएगा। गले में इन्फेक्शन का मतलब ये है कि जो थ्रोट की सेल्स हैं उसके अंदर ब्लड डीकम्पोज करके पस बन गया है, वही इन्फेक्शन का कारण है और उस पस को निकालना बहुत ज़रूरी है टू क्योर द इन्फेक्शन। और अगर हम साल्टी वाटर को गले में मैक्सिमम टाइम तक विदस्टैंड करेंगे गार्गल्स की हेल्प से, तो क्या होगा, जो थ्रोट की सेल्स हैं वहाँ नमक की कंसंट्रेशन उतनी नहीं है जितना नमक हमने पानी में मिला रखा है। तो क्या होगा, जो पस है जिसकी वजह से हमें गले में इन्फेक्शन हो रखा है वो लोअर कंसंट्रेशन यानी इनसाइड ऑफ द सेल्स टू बाहर पानी की जो साल्टी वाटर है उसमें आना शुरू हो जाएगी और वो पस जब बाहर आ जाएगी तो हम वो वाटर जो है सिंक में बाहर निकाल देंगे थ्रोट से। तो इस प्रकार से पस की अमाउंट जो है थ्रोट सेल्स में कम हो जाएगी एंड वी फील रिलीफ। द गार्गल्स अगेन यूज ऑफ ऑस्मोसिस। अगेन थर्ड, लिम्प्ड कैरेट बिकम्स फ्रेश इन फ्रेश वाटर। आप देखें कोई भी सब्जी है, कैरेट है, वो एक समय के बाद उतना ताज़ा नहीं रहती है। लिम्प्ड कैरेट बिकम्स अगेन फ्रेश। सब्जी बेचने वाला सब्जी के ऊपर पानी छिड़कता रहता है क्योंकि जब उसकी कंसंट्रेशन, हमने बाहर पानी छिड़का है या पानी में डिप करके रख दिया सब्जी को, तो सब्जी के अंदर जो सेल्स हैं उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑस्मोसिस के थ्रू पानी बाहर से अंदर जाएगा और सब्जी तरोताज़ा फ्रेश रहेगी। अगेन इट इज़ एन यूज ऑफ ऑस्मोसिस। एक और है पिकलिंग इन द साल्ट वाटर। जब कोई सब्जी का, आम का, नींबू का अचार बनाया जाता है तो उसको कुछ समय के लिए साल्टी वाटर में रखा जाता है। उससे क्या होगा, अगर हम किसी सब्जी को काट कर साल्टी वाटर में डिप करेंगे तो सब्जी के अंदर की जो सेल्स हैं वहाँ से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि बाहर हमने साल्टी वाटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन रखा हुआ है, वहाँ पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सब्जी के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर का जो सॉल्यूशन है, फ्लूइड है, उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो पानी जब बाहर आ जाएगा तो उसके खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और एक और कारण, जो बैक्टीरियम है जो अटैक करता है मीट को या किसी वेजिटेबल को, और वो अगर साल्ट से ढका हुआ है, कटा हुआ मीट है या कटी हुई सब्जी है, वैसे सलाह दी जाती है इनसे बचना चाहिए क्योंकि बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन कम से कम अगर उस पर नमक डाल दिया जाए तो बैक्टीरियम जाकर के जैसे ही सब्जी या मीट के ऊपर बैठेगा तो उसकी सेल्स में से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और वो बैक्टीरियम सर्वाइव नहीं कर पाएगा ड्यू टू डिहाइड्रेशन, तो वो हमें नुकसान नहीं होने देगा। इसलिए मीट को बेचने वाले को भी सलाह दी जाती है, सब्जियां काट करके भी अगर घर में रखनी पड़ जाएं तो उसके ऊपर थोड़ा नमक डाल दें तो उससे बैक्टीरियम से बचाया जा सकता है। एग का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप एक एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं। टेक 2 एग और उसका जो आउटर मोस्ट कोटिंग है दैट इज मेड अप ऑफ साल्ट ऑफ कैल्शियम, डिजोल्व इट विद द हेल्प ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेक इट डिजोल्व। वो पील ऑफ हो जाएगा बिल्कुल, उसके ऊपर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिखाई देने लग जाएगी आपको अंडे के चारों तरफ। अंडे के चारों तरफ वैसे तो कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है, लेकिन अगर हम किसी एसिड की सहायता से उसको डिसॉल्व कर दें तो अब उसके चारों तरफ जो कवर है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब आप 2 अंडे इस प्रकार से पील ऑफ कर लीजिएगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उन दोनों अंडों को आप एक एक बोतल में, एक एक कंटेनर में रखें, एक फ्रेश वाटर में रखें और एक साल्टी वाटर में रख दें ओवरनाइट, और अगले दिन जा करके देखें क्या होता है लैब के अंदर। जो अंडा आपने
साल्टी वाटर में रखा था तो बाहर के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड द एग, तो क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन से सोलवेंट के पार्टिकल्स बाहर आएंगे हायर कंसंट्रेशन की तरफ, तो वो अंडा जो है वो श्रिंक कर जाएगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा। जबकि दूसरा अंडा जो आपने फ्रेश वाटर में रखा था, अब अंडे के अंदर प्रोटीन है, उसकी कंसंट्रेशन अंदर की ज़्यादा है, और पानी बाहर जो आपने जीरो कंसंट्रेशन का फ्रेश वाटर रखा हुआ है, तो वो पानी जो है बाहर से अंदर जाएगा, तो वो अंडा जो है इस प्रकार से स्वेल अप हो जाएगा। इस प्रकार से किसी भी सेल का स्वेल हो जाना हीमोलिसिस कहलाता है और श्रिंक कर जाना प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। देयर आर टू डेफिनेशंस, एक है प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस, और एक है हीमोलिसिस, shrinking of cells, and this is swelling up। जैसे मैंने यहां पर तीन तरह के सॉल्यूशंस का जिक्र किया है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द टू सॉल्यूशन हैविंग सेम कंसंट्रेशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर दो कंसंट्रेशन जिनकी कंसंट्रेशन सेम है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमारा जो ह्यूमन ब्लड है उसका आइसोटोनिक सॉल्यूशन 0.9% NaCl एक्वस सॉल्यूशन बाय मास अगर हम तैयार करें तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ह्यूमन ब्लड का 0.9% NaCl solution by mass, if it is prepared, it is isotonic solution to our human blood. Isotonic solution means the two solutions having same concentration are known as isotonic solution. Hypertonic solution, the solution is having higher concentration as compared to the other, is known as hypertonic, and hypotonic solution, the solution which is having lesser concentration as compared to the other one, is known as hypotonic solution। अगर मैं कहूँ कि 0.5% by mass NaCl solution is hypotonic solution to our human blood, and 1.5% by mass NaCl solution having higher concentration than that of the human blood is known as hypertonic solution। अब मैं छोटी सी एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं लैब के अंदर कि अगर हम तीन सॉल्यूशन लेते हैं, एक आइसोटोनिक, एक हाइपरटोनिक और एक हाइपोटोनिक, तीनों सॉल्यूशन में अगर रेड ब्लड सेल्स को रखा जाए, दिस इज अवर रेड ब्लड आरबीसी, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में देयर विल नॉट बी एनी चेंज एज फार एज द शेप ऑफ द आरबीसी इज कंसर्न्ड, इट विल रिमेन सेफ एंड साउंड। बट व्हाट हैपन्स व्हेन आरबीसी आर केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, हाइपरटोनिक का मतलब यह है कि यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द इनसाइड, सेल का जो फ्लूइड है उसके अंदर कंसंट्रेशन कम है और बाहर वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाइपर है, ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस का नियम ये कहता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करेंगे, इसका मतलब ये श्रिंक कर जाएगा। तो योर आरबीसी will shrink in hypertonic solution, and this shrinking is known as plasmolysis। And if we kept RBC in hypotonic solution, इसका मतलब अब की बार बाहर जो सॉल्यूशन रखा है उसकी कंसंट्रेशन लेस है, हाइपोटोनिक है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अंदर जाएंगे फ्रॉम लेसर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन,
and RBC will swells up, and this swelling up of RBC or any cell is known as hemolysis. आपने एक बात नोट की होगी कि बहुत देर तक अगर कपड़ों को धोते वक्त साबुन के पानी में हमारे हाथ रहते हैं तो हाथों में रिंकल्स पड़ जाते हैं. दैट इज अगेन एज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोओस्मोसिस. क्योंकि साबुन के पानी में बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम हाथ को रखेंगे तो हाथों में जो अंदर वाटर है वो लेसर कंसंट्रेशन से बाहर साबुन के पानी के अंदर आना शुरू कर जाएगा और हमारे हाथों में रिंकल्स पड़ जाएंगी. अगेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ plasmolysis. Shrinking is known as plasmolysis and swelling up is known as hemolysis. Again, person suffering from high blood pressure. What happens to the person suffering from high blood pressure? Doctors generally advise them to take low sodium chloride diet. उनको सलाह दी जाती है कि नमक कम खाएं. ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा. और अगर मान लीजिएगा एक ऐसा पेशेंट जिसको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है और वो नमक ज़्यादा खाता है तो सेल का फ्लूइड के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उससे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा और उसकी सेल जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से वो रप्चर भी कर सकती हैं. इसीलिए कहा जाता है कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर मस्ट टेक लो सोडियम क्लोराइड डाइट. उनको कम जो है नमक खाना चाहिए. ये सब ओस्मोसिस का है. और भी आप देख सकते हैं, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. हम प्लांट्स में पानी जो वाटरिंग करते हैं वो रूट्स को करते हैं, जबकि पानी ज़रूरत लीव्स में है. वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होना है, जो भोजन बनाने का काम है, प्रिपरेशन ऑफ फूड है, वो तो ग्रीन लीव्स में होता है. लेकिन रूट्स से पानी लीव्स तक कैसे पहुँचता है? अगेन बाय यूजिंग ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मोसिस के थ्रू. हमने जो पानी जड़ को दिया है वो पानी धीरे धीरे राइज करेगा बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस और वो लीव्स तक पहुंच जाएगा जहां पर वो यूज़ होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, प्लांट्स को अलाइव रखता है. उस हिसाब से ये ऑस्मोसिस के ही कारण है कि हम अपना सभी लिविंग बीइंग्स अपना ओस्मो रेगुलेशन मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस. एक टर्म आपने सुनी होगी, रिवर्स ऑस्मोसिस. बाय यूजिंग दिस टेक्निक we can prepare even sea water to drinking water. यानी समुद्र के पानी को भी, साल्टी वाटर को भी हम पीने लायक बना सकते हैं बाय यूजिंग रिवर्स ऑस्मोसिस. जनरली हम वर्ड यूज करते हैं आरओ. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव आरओ एट योर होम. वो किस सिद्धांत पर काम करता है ज़रा देखिए. यहाँ पर मैंने एक डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश की है जिसमें एक तरफ फ्रेश वाटर है और एक तरफ सी वाटर मैंने डाला है. एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय एसपीएम, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज नाइट्रेट. एसपीएम किस चीज़ की बनी होती है? ये आरओ के अंदर सेलुलोज एसीटेट, सॉरी मैं नाइट्रेट बोल गया, सेलुलोज एसीटेट. सेलुलोज एसीटेट की बनी हुई एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, विच सेपरेट्स फ्रेश वाटर एंड सी वाटर. अगर मैं कोई जनरल कंडीशन ना लगाऊं तो यहां सी वाटर में कंसंट्रेशन साल्ट की ज़्यादा है तो सोलवेंट के पार्टिकल्स, दैट इज वाटर के पार्टिकल्स, फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ जाएंगे. यानी हमारा जो पीने लायक पानी भी था वो भी समुद्र के पानी में जाकर मिल जाएगा. लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पर जो सी वाटर है उस पर एक पिस्टन लगा करके प्रेशर लगाया है, पी अप्लाइड. और कंडीशन क्या है आरओ के लिए? पी अप्लाइड मस्ट बी स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर. पाई इज डिनोटिंग हियर ऑस्मोटिक प्रेशर. जो सोलवेंट के पार्टिकल्स इधर से फ्रेश वाटर से समुद्र के पानी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, बम्बार्डमेंट कर रहे थे, सेम एसपीएम को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, प्रेशर लगा रहे थे,
उस प्रेशर से थोड़ा ज्यादा प्रेशर हमने लगाना है। और जब ये प्रेशर अप्लाइड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो ऑस्मोसिस का रिवर्स शुरू हो जाएगा, यानी सी वाटर से सोलवेंट के पार्टिकल्स मूव करेंगे इनटू फ्रेश वाटर, जो हमें यहाँ से मिलता रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये प्रेशर अप्लाइड मस्ट बी स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया, इट मे रप्चर योर एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एट द केस ऑफ विच इट विल गेट स्पॉइल्ड। तो इसलिए ये जरूरी है कि पी अप्लाइड थोड़ा ही ज़्यादा हो एज कंपेयर टू योर ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, दैट इज आरओ। अब उसके बाद हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वांट्सऑफ पुट ए थ्योरी for ideal solution as far as the osmotic pressure is concerned. According to Wandsworth theory, all the dilute solution just behaves like the gas, as the ideal gas. The pressure of the gas we studied in class 11, due to the bombardment of the molecules within themselves and to the wall of container. Like in the same manner, in case of dilute solution, the solute particles and solvent particles strikes to the semi-permeable membrane, and as a result of which that striking and collision, they exert pressure. And the pressure is directly proportional to C. This is Wands-of Boyle's law. बॉयल्स लॉ हमने 11th में पढ़ा था गैसेस के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, कि प्रेशर दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। यू नो सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, सो वी मस्ट से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, और वी कैन से P इज इक्वल टू के इज ए कॉन्स्टेंट 1/V, and PV is equal to K means constant, which is Boyle's law at constant temperature, of course. So at constant temperature, the product of pressure and volume becomes constant. This is our Boyle's law. That is why the Wands-of law and the Boyle's law are similar. According to Wands-of law, pressure is directly proportional to C, or we can say it is inversely proportional to volume, because you know concentration is number of moles dissolved per unit volume. Number of moles is a constant, so I may apply when pressure is directly proportional to C and C is inversely proportional to V, so we can say P pressure is inversely proportional to V, and PV is equal to constant, which is Boyle's law. So that's why it is known as Wands-of Boyle's law. There is one more law, Gay-Lussac's law, we studied in class 11th, according to which the ratio of P and T becomes constant. Means pressure is directly proportional to temperature. This law in case of solution is known as Wands-of Gay-Lussac's law. So there are two laws, Wands-of Boyle's law, Wands-of Gay-Lussac's law. When we combine both of these laws, pressure is directly proportional to C and T. P is equal to KCT. C is a concentration, T is the temperature. P is equal to K 1/V.
if n is equal to 1 mole, when, then I must say 1 by V, C is equal to 1 by V into T. It becomes PV is equal to KT. In case of solution, we must say PV is equal to ST, where S is known as solution constant, ST. 11th में हम क्या कहा करते थे गैसेस के बारे में, PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल, और अब हमने क्या कहा है, PV इज इक्वल टू ST. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स वी find that the value of S, that is solution constant, is same as that of the universal gas constant. So we can say PV is equal to RT as well, where I am replacing P with the pi. Pi is the osmotic pressure for 1 mole, and for n moles it is equal to pi V is equal to nRT. It becomes our equation. Now we can determine the molecular mass by using osmotic pressure as well. Pi is equal to n by V RT. Pi is equal to, n means number of moles, weight of solute divided by molecular mass into V RT, from where we can determine the molecular mass of the solute, and the property by using of which we can determine the molecular mass of the solute, it is being proved that it is a colligative property. This property depends upon the amount, the number of moles of solute it means, and hence it is a colligative property, where the value of R, you must know, 8.314 joule per Kelvin per mole, but here we are applying pressure. So we must not apply this value, we must use 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole. We convert this into the liter atmosphere. When you apply this value, you must ensure that you are using osmotic pressure in atmosphere, you are using your volume in liters, temperature in Kelvin, or 0.083 liter bar per Kelvin per mole. When the pressure is given in bar, you must use the value 0.083 liter bar per Kelvin per mole. These are the two values you must use to solve the numerical problems as far as the osmotic pressure is concerned. Is it okay? कोई भी दिक्कत आती है मेरे से डिस्कस करें. नेक्स्ट लेक्चर ऑन दिस टॉपिक विल बी द लास्ट for your chapter solution. Thank you.